क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। मैच द फॉलोइंग। रैयत, रैयत की मैच मिलाएंगे फ्रेंड्स किसान से। यह हमारे दक्षिण भारत में कृषि के लिए रैयत बाड़ी व्यवस्था लाई गई थी राजस्व वसूली के लिए। इसको मोड्रो सिस्टम भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड की मैच मिलाते हैं। सेकंड में महाल, महाल किसे कहा जाता था? तो महाल ग्राम के समूह को कहा जाता था। जो मुखिया होता था उसको महाल कहते थे या राजस्व वसूली करता था। यह व्यवस्था हमारे उत्तरी भारत में स्टार्ट की गई थी। निज, निज की मैच मिलाएंगे फ्रेंड्स। तो निज कहा जाता था बगान के मालिक की अपनी जमीन पर खेती करना, मतलब निज जमीन पर या स्वयं की जमीन पर खेती करना, जमींदारी ले लेना या फिर भाड़े पर जमीन लेकर के खेती करना, इसको निज कहा जाता था। रैयती, रैयती किसे कहते थे फ्रेंड्स? रैयतों को जमीन पर खेती, रैयतों की जमीन पर खेती करने वालों को रैयती कहा देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। का देखिए, यूरोप में वुड उत्पादकों को फ्लिंडा ब्लैंक से आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो फ्रेंड्स, वुड उत्पादकों को नील के उत्पादन से खतरा दिखाई देता था, क्योंकि नील के ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, वुड की कम, तो वुड की डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, इसीलिए नील यहाँ पे आएगा। सेकेंड देखिए, 18वीं सदी के आखिरी में नील की मांग फ्लिंडा ब्लैंक कारणों से बढ़ने लगी थी। फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के लास्ट और 19th सेंचुरी के ऊपर ज्यादातर क्यों नील की डिमांड बढ़ रही थी? क्योंकि फ्रेंड्स, हमने देखा था कि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हो गया था, बहुत ज्यादा उद्योग धंधे लग गए थे, जिससे सभी लोग किसकी डिमांड कर रहे थे? नील की। देखिए ग नंबर देखते हैं। फ्लिंडा ब्लैंक की खोज से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कृत्रिम नील आ जाता है तो उसके कारण नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ भरेंगे कृत्रिम नील। अब जैसे ही कृत्रिम नील बनने लगा फ्रेंड्स, तो सही वाले नील को उगाने की जरूरत कम पड़ गई। देखिए घ नंबर देखते हैं। चंपारण आंदोलन फ्लिंडा ब्लैंक के खिलाफ हुआ था। तो फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? नील बागान के मालिकों के खिलाफ, क्योंकि वो नील बिहार में किया गया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि किसान लोग नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे, लेकिन बागान के मालिक उनसे जबरदस्ती फोर्स करके नील का उत्पादन करवाते थे। आगे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखिए, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त क्या था? परमानेंट सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स, यह 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसके तहत राजा और राजा के ताल्लुकदारों को जमींदार बना दिया गया था। इसके बाद अब जमींदार क्या करेंगे फ्रेंड्स? वो किसानों से राजस्व को इकट्ठा करेंगे और कंपनी के पास जमा कर देंगे। जमीनों की राजस्व राशि है जो वो कभी बढ़ेगी नहीं, वह निश्चित रूप से स्थायी कर दी गई थी, इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बाद किसानों से भूमि संबंधित अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर होकर रह गए और मजदूरों की तरह वो काम करने लगे। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो राजस्व नहीं दे पाते थे किसान लोग, तो उनकी पुश्तैनी जमीनें लोग छीन लेते थे, तो उनका जमीनी अधिकार भी समाप्त हो गया था। ये थी फ्रेंड्स परमानेंट सेटलमेंट। क्या क्या देखा? पहले नंबर, राजाओं को जमींदार बना दिया गया। जमींदार क्या करेंगे? किसानों से राजस्व वसूलेंगे और कंपनी को देंगे। दूसरा हमने क्या देखा? राजस्व स्थायी होगा। और तीसरा देखा कि उनका जमीनी अधिकार भी छीन लिया गया, वो जमींदारों पर ही निर्भर रहते थे। व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? मतलब महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में क्या डिफरेंस थे, क्या अंतर थे? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में राजा और राजाओं के ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई थी, और वो खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया था कि जितना खेत है तो उसके हिसाब से आपको लगान देना होगा, ये निश्चित नहीं किया गया था। जबकि इसमें महालवाड़ी में
गांव के एक एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव और हर एक ग्राम में महाल से वसूल होने का हिसाब लगाया करता था। कौन लगाया था? एक एक खेत को अनुमानित राजस्व जोड़ करके, एक खेत का कितना राजस्व हुआ, इतना बड़ा खेत है तो कितना होना चाहिए, जबकि ऐसा उसमें नहीं था। और वो वसूली का काम कौन करता था? महाल करता था। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं तो सेकेंड स्थायी बंदोबस्त में जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी कि आपकी जमीन के हिसाब से आपकी इतनी जमीन है तो आपको इतना राजस्व देना होगा, और इसमें कोई संशोधन का प्रावधान नहीं था, बाद में घटाई बढ़ाई नहीं जाएगी। जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में इसमें राजस्व स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया था। ये कभी भी बढ़ा सकते थे कि आपकी इतनी जमीन है तो अब इतना और बढ़ गया, जैसे ही टाइम के अनुसार पीरियड के अनुसार समय के साथ संशोधन का भी प्रावधान रखा गया था। जबकि स्थायी बंदोबस्त में स्थायी हो जाता था, खेत खेत को नहीं नापा गया था लेकिन पूरी जमीन को नापा गया था, और एक बार जो राजस्व निर्धारित कर दिया गया है आपको उतना ही देंगे, आप घटेंगे बढ़ेंगे नहीं स्थायी बंदोबस्त में। जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में घटाने बढ़ाने का, संशोधन का पूर्ण प्रावधान था समय के अनुसार। स्थायी बंदोबस्त देखिए, राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास पहुंचाने का काम जमींदारों को दिया गया था, और जमींदार राजा और राजा के ताल्लुकदार थे। जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास पहुंचाने का काम जमींदार के स्थान पर गांव का मुखिया को दिया गया था, जिसे महाल कहते थे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर। क्वेश्चन 5 देखते हैं। राजस्व निर्धारण की नई मुंड्रो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो फ्रेंड्स, राजस्व निर्धारण की यह मुंड्रो सिस्टम व्यवस्था, जिसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं थी, चलिए बात करते हैं। यह हमारे दक्षिण भारत में लागू की गई थी। मुंड्रो सिस्टम की 2 समस्याएं। फर्स्ट देखिए, जमीन से आने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था, जिसको किसान चुका ही नहीं पा रहे थे तथा गांव छोड़ करके भाग रहे थे। इसमें ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? मुंड्रो ने व्यवस्था के अफसरों से उम्मीद की थी कि यह नई व्यवस्था बगानों को मजबूत उद्यमशील किसान बना देगी, संपन्न किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 2 समस्याएं देखी हमने मुंड्रो सिस्टम में कि राजस्व अधिक हो गया, जिससे कि किसान लोग भागने लगे। अब उद्यमशील कैसे बनेंगे जब वो राजस्व नहीं चुका पा रहे हैं, इतना ज्यादा राजस्व तय कर दिया गया था। दूसरी थी किसानों को उद्यमशील बनाना, जो कि वो बन ही नहीं पाए। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रैयत क्या नील की खेती से कतराने के कारण? देखिए, फर्स्ट क्या है, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम रूप से ऋण दे दिया जाता था फ्रेंड्स, लेकिन फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को उनको मजबूर किया जाता था कि जिसने ऋण लिया है वो कम कीमत पर हमें फसल बेचेगा, जिससे फ्रेंड्स उनका पहला ऋण चुक ही नहीं पाता था और उनको फसल उगाने के लिए दूसरा ऋण भी लेना पड़ता था। इससे क्या होता था, कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के दलदल में फ्रेंड्स वह फंस जाते थे। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा, बागान के मालिक चाहते थे फ्रेंड्स कि किसान अपनी सबसे उपजाऊ वाली खेती पर नील की खेती करें, लेकिन किसान लोग ऐसा नहीं चाहते थे। वहाँ पे वो लोग धान की खेती उगाना चाहते थे। और क्या था, किसान नील की खेती करने के लिए फ्रेंड्स अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी किसानों को, जिसके कारण से किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय ही नहीं दे पाता था। और नील की खेती उगाएगा भी फ्रेंड्स तो उनका तो कर्ज ही नहीं चुक पाएगा। एक बार ऋण लिया, दूसरी बार उसको कम कीमत पर बेचना पड़ेगा, जिससे कि उनका ऋण भी नहीं चुक पाएगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि उपजाऊ जमीन पर खेती करिए, और उपजाऊ जमीन पर खेती कैसे करेंगे? ये लोग चाहते थे कि हम धान की खेती उगाएं, जिससे हमारा कर्ज भी चुक जाए और हम अच्छी लाइफ जी पाएं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करने देते थे। देखते हैं हमें बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके 4-5 पॉइंटों में बात करेंगे, इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, बंगाल में नील उत्पादक वाले किसानों को कर्ज दिया जाता था, किंतु जिन्होंने कर्ज ले लिया फ्रेंड्स, उनको अपनी कुल जमीन पर
25% भूमि पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी। आपने कर्ज लिया इसलिए आपको 25% भूमि पर नील की खेती करनी ही होगी। दूसरा, फ्रेंड्स, रैयतों को उनकी फसल की जो कीमत मिलती थी, फसल कटने के बाद जो नील बेचने जाती थे फ्रेंड्स, तो इतने कम कीमत पर ये लोग खरीदते थे या फोर्स किया जाता था, जिससे उनका कर्ज भी नहीं चुक पाता था और कृषि करने के लिए उन्हें पुनः कर्ज लेना पड़ता था। मतलब कर्ज में फंस जाते थे ये लोग। इसके बाद बागान मालिक केवल बीज और हल उपलब्ध कराते थे और फसल कटाई तक की जिम्मेदारी पूरी रैयतों की ही होती थी। इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। चौथा कारण था कि बागान मालिक हमेशा दबाव डालता था कि नील की खेती सर्वाधिक उर्वरक भूमि पर की जाए और ये लोग इसलिए उर्वरक भूमि पर नहीं करते थे फ्रेंड्स, राइस उगाते थे, धान की खेती वहां पे करना चाहते थे पहले से ही, क्योंकि नील की खेती करके तो इनका कर्ज ही नहीं चुक पाता है। वही कर्जदार के कर्जदार हमेशा बने रहते हैं। पांचवा देखते हैं, नील की फसल जमीन की उर्वरता को कम कर देती है। एक तो इसलिए नहीं करना चाहते थे। नील की फसल जिस खेत में उगाई जाती थी उसमें धान की खेती कर पाना संभव ही नहीं होता था, क्योंकि फ्रेंड्स नील की जड़ें इतनी गहराई तक उर्वरक छीन लेती थी कि वहां पे धान की खेती नहीं हो पाती थी, पानी को खींचती थी, बहुत गहरे तक जाती थी। इन परिस्थितियों के कारण ही बंगाल में किसानों ने नील की खेती करने से कतराने लगे और नील का उत्पादन क्या हो गया, धराशायी हो गया। इन परिस्थितियों के कारण नील का उत्पादन धराशायी हो गया।